गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने सेल में पाए जाने वाले जो अंगक है उनके ऊपर जो एग्जाम्पल लिया था अपन ने अंगक का, वो था राइबोसोम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज। राइबोसोम अपना कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद अपन ने गोल्जी बॉडीज अंगक स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने कि ये जो गोल्जी बॉडीज है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, वह यूकैरियोटिक सेल्स की जो ईआर है उससे संबंधित ही अंगक होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रचित होते हैं। और ये भी जाना कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसको सबसे पहले किसने देखा और सबसे पहले इसकी खोज किसने की। तो जॉर्ज ने सबसे पहले इसको देखा था 1867 ईस्वी में, लेकिन इसकी खोज का श्रेय इटली के वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी को जाता है। किसमें की थी खोज? उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं में। और बेकर ने लाइपोकॉन्ड्रिया नाम भी दिया था। इतना कुछ अपन ने जान लिया था। इसके बाद अपन ने ये भी नोट किया था कि ये जो गोल्जी बॉडीज है यह प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होती है। इसके साथ ही जो मैच्योर स्पर्म है, आरबीसी सेल्स है, फंजाई है, उनमें भी अनुपस्थित होती है। फिर अपन ने शेप और साइज की भी बात की थी। शेप और साइज में अपन ने देखा था कि ये जो ग्लैंडुलर और जो सिक्रेटरी सेल्स होती है उनमें बड़े अधिक आमाप के मिलते हैं और बाकी जो डेड सेल्स है उनमें छोटे आमाप के मिलते हैं। ये देखा था अपन ने। उसके बाद अपने अल्ट्रा स्ट्रक्चर का इसमें टॉपिक स्टार्ट किया था। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स बड़ा संरचना, जिसमें अपन ने ये जाना था कि ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अगर इनको देखा जाए, एक सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स को एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाए तो यह एक तस्तरी के समान संरचना दिखाई देती है। ठीक है, जिनमें निम्न रचनाएं अपन को दिखाई देगी। वो कौन कौन सी रचनाएं हैं? अपन बात कर रहे थे किसमें? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसमें अपन बात कर रहे थे अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, परा संरचना की। डायग्राम भी इसका बना लिया था अपन ने। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें निम्न संरचनाएं या रचनाएं दिखाई देती है। फर्स्ट नंबर, जैसा राइबोसोम में अपन ने देखा था, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी को अपन दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे केंद्रीय थैले या केंद्रीय चपटे थैले या तस्तरी समान कुंडिकाएं। तस्तरी समान कुंडिकाएं, जिन्हें अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? फ्लैटेंड सेक्स। यहां पे सेक्स का मतलब है थैले से, या सिस्टर नी। ये अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं। किसको? सिस्टर्नी को। केंद्रीय चपटे थैले बोल सकते हैं या तस्तरी समान कुंडिकाएं बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे फ्लैटेंड सेक्स। सेक्स का मतलब है थैले से, और सिस्टर्नी बात एक ही है। चाहे सिस्टर्नी बोलो चाहे फ्लैटेंड सेक्स बोलो, बात एक ही है। जो अपने डायग्राम में बनाए थे ऐसे, एक के ऊपर एक, ऐसे। अगर आपको राइबोसोम का कुछ याद हो तो उसके अपन ने शेप और साइज की बात की थी। तो उसमें अपन ने एक पॉइंट रह गया था अपना उसमें छोटा सा, कि जो राइबोसोम की जो आकृति है, जो संरचना है, वह या तो अंडाकार होगी
या वृक्काकार होगी या पत्तीनुमा होगी, क्योंकि अपने राइबोसोम में से तो बनाया था इसकी एक तो स्मॉल यूनिट और उसमें एक बिग यूनिट। तो इसे अपन बोल सकते हैं पत्तीनुमा या अंडाकार या एक वृक्काकार, किडनी लाइक। तो वहां पे ये लाइन ऐड कर देना आप राइबोसोम में भी। तो अपन बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सिस्टर्नी की। जैसा अपन ने राइबोसोम में बात की थी कि जो सिस्टर्नी होती है वह थैले समान लंबी एवं नलिकाकार संरचनाएं होती है। थैले के समान लंबी एवं नली समान रचनाएं होती है, जैसा कि अपन डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, यह एक दूसरे के निकट स्थित होती है, एक दूसरे के निकट स्थित है एवं एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती है। इसके ऊपर यह है, इसके ऊपर यह है, इसके ऊपर यह है, तो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती है। यह समानांतर व्यवस्थित होते हुए समूह में उपस्थित रहती है। समानांतर है और एक समूह बना रही है, ग्रुप बना रही है। ठीक है, यह वृक्काकार भी हो सकती है, वृक्काकार किडनी शेप, देख सकते हैं इनमें घुमाव हो रहा है कुछ ऐसे ऐसे घुमाव, तो किडनी शेप भी अपन बोल सकते हैं। यह सिस्टर्नी डबल प्रोटीन एंड लिपिड युक्त मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। ये जो सिस्टर्नी है इसकी जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। क्लियर है यहां तक? इस सिस्टर्नी में या इसके सिस्टर्नी के लास्ट भाग जो होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसमें कुछ लिक्विड या पदार्थ, तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। तो ये कुछ फूले हुए होते हैं, ऐसे कुछ फूले हुए होते हैं लास्ट भाग इसके ऐसे। तो उसमें क्या भरा हुआ होता है? तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। तो अपन को पता चल चुका है कि जो सिस्टर्नी है वह थैले समान लंबी नलिकाकार रचनाएं होती है जो एक दूसरे के निकट स्थित होती है, समानांतर होती है, एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है, और इसकी मेम्ब्रेन डबल लिपिड और प्रोटीन की मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है और इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। क्लियर है? सेकंड अपन बात करते हैं आशय या नलिकाएं। राइबोसोम में सिस्टर्नी थी, वेसिकल्स थी और ट्यूब्यूल्स थी। यहां पे वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स दोनों पास पास में हैं, इसलिए दोनों को साथ मैंने एक साथ लिखा है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको अपन? वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। इनकी अगर बात की जाए तो अपन ने जब प्रीवियस क्लास में डायग्राम बनाया था तो इन रचनाओं को अपन ने सिस्टर्नी के लास्ट वाले फूले हुए भाग जो थे उनके पास में बनाया था, ऐसे ऐसे बनाया था अपन ने। तो जो नलिकाकार रचना होगी वो तो ट्यूब्यूल्स हो जाएगी, और जो इस सिस्टर्नी के लास्ट भाग पर, फूले हुए भाग पर गोल गोल अंडाकार रचना होगी छोटी सी, वो हो जाएगी वेसिकल। तो इसका अपन ये बताएंगे कि सिस्टर्नी के अंतिम भाग बूंद समान, ये बूंद जैसे ही है, ड्रॉप जिसे बोलते हैं, बूंद ड्रॉप समान, या सैक्स जिन्हें बोलते हैं अपन थैले, या कुछ उभरे हुए भाग के रूप में समाप्त होते हैं। ये जो लास्ट भाग है सिस्टर्नी के, यह या तो एक बूंद के रूप में, जैसे ये फुला भाग बूंद के रूप में है, ये वाला और ये वाला, या फिर एक थैले के रूप में, या एक उभरे हुए भाग के रूप में समाप्त होता है, जिन्हें अपन क्या बोलेंगे? वेसिकल्स।
इन वेसिकल्स में भी तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। अब बात आती है ट्यूब्यूल्स की। ट्यूब्यूल्स क्या होती है? सिस्टर्न के लास्ट जो भाग होते हैं उनसे संलग्न अवस्था में पाई जाती है, जैसे ये वाली ट्यूब्यूल्स है। ये ट्यूब्यूल्स इस सिस्टर्न से संलग्न अवस्था में इसके साथ अटैच है या जुड़ी हुई है। इस ट्यूब्यूल्स में भी कुछ स्त्रावी पदार्थ भरा हुआ होता है, इसलिए इसे स्त्रावी वेसिकल भी कहते हैं, सीक्रेटरी वेसिकल। सीक्रेटरी वेसिकल भी बोलते हैं किनको? ट्यूब्यूल्स को, क्योंकि इनमें कुछ तरल पदार्थ, स्त्रावी तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। तो ये अपन ने बात कर ली वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स की। थर्ड स्ट्रक्चर कौन सी बच गई? वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं जिन्हें बोलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मैंने बताया था कि जो वैक्यूल्स होती है वो सिस्टर्न के दूरस्थ सिरों पर, यानी कि यहां पे ऐसे अनियमित आकृति की होगी, बड़ी साइज की होगी, ये वाली, ये बड़ी बड़ी। तो अपन इसके लिए बताएंगे कि यह वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं अंडाकार आकृति की या गोलाकार आकृति की या अनियमित आकृति की होती है, बड़ी साइज की होती है, जो सिस्टर्न के से बहुत दूर या दूरस्थ सिरों पर आवश्यक रूप से फूलने के कारण बनती है। इसकी साइज और इस वेसिकल की साइज डबल है, बहुत अंतर है। तो अपन ये बताएंगे कि जो वैक्यूल्स है, जो रिक्तिकाएं हैं, यह आकृति में गोल या अंडाकार होती है या अनियमित आकृति की बड़ी साइज की होती है, जो इनके आवश्यक रूप से फूलने के कारण इनकी इतनी बड़ी साइज होती है। ठीक है। इनमें भी कुछ लिक्विड सबस्ट्रेट भरा हुआ होता है, तरल पदार्थ, स्त्रावी पदार्थ भरा हुआ होता है। और इनके व्यास की बात की जाए कि इतनी बड़ी है तो व्यास कितना होगा इनका व्यास होता है 670 से 6000 एंगस्ट्रॉम तक। इनका वैक्यूल्स का, रिक्तिकाओं का व्यास कितना होगा? 670 से 6000 एंगस्ट्रॉम तक। तो अपन आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़े व्यास की वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं होती है। ठीक है। अगर वेसिकल्स की व्यास की बात की जाए तो इनका होता है लगभग 500 से 800 तक बोल सकते हैं अपन। तो ये लाइन आप ऐड कर देना। वेसिकल्स का व्यास कितना है? 500 से 800 एंगस्ट्रॉम, और वैक्यूल्स का 670 से 6000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, इसलिए बड़े व्यास की वैक्यूल्स होती है, रिक्तिकाएं होती है। तो ये अपन ने एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से बात कर ली है विथ डायग्राम। कल भी बनाया था, आज भी एक आउटलाइन डायग्राम अपन ने बना लिया है, जिसमें अपन ने देखा कि फर्स्ट जो मेन स्ट्रक्चर है वो सिस्टर्नी है, जिसे फ्लैटेंड सेक्स भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स हैं, और थर्ड नंबर पे वैक्यूल्स है, रिक्तिकाएं हैं। क्लियर है अल्ट्रा स्ट्रक्चर? ओके। अब अपन बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी की केमिकल कंपोजिशन की, कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या जो गोल्जी बॉडी है या जो गोल्जी काय है वो किन पदार्थों से, केमिकल पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। तो अभी अपनी यहां पे मैंने लिखा है, आपके सामने लिखा हुआ है अभी भी, प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई मेम्ब्रेन होती है सिस्टर्नी की। लिखा हुआ है आपके सामने। जब मैंने सिस्टर्नी के बारे में डिटेल से बता रहा था आपको, तब उस टाइम मैंने आपको ये चीज नोट करवाई थी कि प्रोटीन और लिपिड। तो अपन इसके लिए ये कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी की जब केमिकल कंपोजिशन की बात आती है तो अपन को ये पता है कि यह एक सेल मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित ही मेम्ब्रेन होती है, या इनसे बनने वाली ही
एक संरचना होती है, इसीलिए इसमें प्रोटीन, मोस्टली प्रोटीन होगा और लिपिड होगा। केमिकल कंपोजिशन मोस्टली क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन होगा इसमें 60% और है लिपिड। लिपिड ही होगा इसमें लास्ट बचा हुआ 40%। क्योंकि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही संबंधित रचना होती है, इसलिए यह है प्रोटीन 60% पार्ट और लिपिड 40% पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये होगी इसकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति कैसे होती है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जीवात जनन। जीवात जनन को क्या बोलते हैं अपन? बायोजिनेसिस। बायोजिनेसिस। तो अभी इस पॉइंट से जस्ट पहले मैंने केमिकल कंपोजिशन में ये बताया था कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या जो गोल्जी काय है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित ही संरचना होती है। तो अपन जीवात जनन में क्या बताएंगे कि जो गोल्जी काय है वह या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाली संरचना होती है। तो क्या लिखेंगे अपन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी बनता है ये, या तो बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, या अपन दोनों भी बोल सकते हैं। इन दोनों से ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है। या फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी जो वेसिकल्स होती है, जो आशय होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उनसे भी एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बायोजेनेसिस होती है। तो ये तीन चीज ध्यान रखना आप, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों में क्या होगा? अंतर्वलन होगा। जैसे मान लो कि ये कोई सेल है, इसका ये केंद्रक है, अगर इसकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंतर्वलित हो जाए, ऐसे ऐसे अंतर्वलित हो गई, तो ये अंतर्वलित संरचना ही आगे चलकर क्या बना लेगी? गोल्जी कॉय बना लेगी। ऐसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है तो इसकी मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला कहलाएगी, यही अंतर्वलित हो जाए कोशिका द्रव्य में ऐसे, तो धीरे धीरे ये भी एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? गोल्जी कॉय में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर वेसिकल्स की बात की जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स, तो वेसिकल्स कैसी होती है? जैसे ये सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी का लास्ट भाग वेसिकल बूंदनुमा, यही आगे चलकर धीरे धीरे ऐसे एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे एक गोल्जी कॉय की बायोजेनेसिस होती है। क्लियर है? ठीक है। तो इसमें लास्ट पॉइंट अब रह जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कार्य, फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो सबसे मेन पार्ट है इसका, क्योंकि आपके एक नंबर में भी कई बार पूछ लिया जाता है। बड़ा क्वेश्चन तो आता ही आता है, छोटा क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के 4 कार्य बताइए। किसी भी अंगक के पूछ सकते हैं आपसे, चाहे वो राइबोसोम हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों ना हो,
चाहे गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। तो अपन बात करेंगे अब गोल्जी काय के कार्यों की। ये गोल्जी कोई द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य एक कोशिका में किए जाते हैं। इस वाइट बोर्ड की पॉलिश जा चुकी है, इसलिए साफ करने में इसको बहुत ही कठिनाई होती है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप डाउट क्लास में जो आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। संबंधित जो क्लास टीचर है उनको पर्सनली व्हाट्सएप पे जो भी आपका क्वेश्चन है उसको पेपर पे लिख के आसानी से व्हाट्सएप पे भेजकर क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन जब पढ़ोगे ही नहीं, क्लास देखोगे ही नहीं, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछोगे? सही है ना। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या था इसमें? फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट, modification and realization of synthesized particles। हिंदी में बता देता हूं पहले। संश्लेषी पदार्थों का निर्माण एवं स्त्रवण, जिसे अपन बोलेंगे मॉडिफिकेशन एंड रिलीज ऑफ synthesized particles। यानी कि जो संश्लेषी पदार्थ है उनका निर्माण और इनको स्त्रावित करने का काम इसके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। कैसे, इसको समझेंगे अब अपन सबसे पहले। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जैसे मान लो राइबोसोम है तो प्रोटीन वहां पे बन रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन ये नोट करेंगे कि जो ER की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो सिस्टर्नी है उनके एक सिरे द्वारा ग्रहण किया जाता है। जैसे यहां से उसको ग्रहण कर लिया, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी है, इसके एक सिरे द्वारा उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोडक्ट को ग्रहण कर लिया गया और दूसरे सिरे से उसको उसमें परिवर्तन किया जाएगा, उसको रूपांतरित किया जाएगा और उसको संग्रहित करने जैसे कार्य किए जाएंगे। ये सिस्टर्नी है गोल्जी कॉय की। इसका एक सिरा कोई सा भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। वो क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट्स है, उनको एक सिरे से ग्रहण करेगा और दूसरे सिरे पर उनमें परिवर्तन करेगा, रूपांतरित करेगा, उनको मॉडिफिकेशन लिखा है अपने, रूपांतरण करेगा उनमें और उनको संग्रहित करने का काम इस सिस्टर्नी के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। सेकेंड वर्क,
फॉर्मेशन ऑफ secretory vesicles and secretion। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? स्त्रावी आस्यो। सिक्रेटरी मतलब स्त्रावी, वेसिकल्स मीन्स आस्य और सिक्रेशन मीन्स स्त्रावित करना। तो स्त्रावी आस्यों का निर्माण एवं स्त्रवण यानी स्त्रावित करना। इसमें क्या होगा? इस प्रोसेस का मेन वर्क क्या है, या इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन वर्क क्या है? कुछ पदार्थों को स्त्रावित करना। जैसे वेसिकल्स है, सिक्रेटरी वेसिकल्स है, तो उनका मेन काम क्या होगा? कोई भी पदार्थ है तो उसको स्त्रावित करना। क्योंकि अपन ने इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखा है कि इनके अंदर कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिनको ये स्त्रावित करेगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं? सिक्रेटरी वेसिकल्स इनको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डायग्राम बनाऊं आपके सामने। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कोशिका का बाहर का भाग है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कोशिका के अंदर का साइटोप्लाज्म वाला भाग है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। इस कोशिका के अंदर यहां पे अपन मान लेते हैं कि ये RER है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अपन ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जीवात जनन में पढ़ा था कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल से भी बन सकता है। तो ये रफ ER है, तो इसकी ये दूरस्थ सिरे पर ये वेसिकल्स है ऐसे। तो ये वेसिकल्स ने धीरे धीरे किसका निर्माण कर लिया? एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी का निर्माण कर लिया, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे राइबोसोम नहीं है। इस सिस्टर्नी के दूरस्थ सिरे फूले हुए होते हैं, जिन पर ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है। अब ये जो वेसिकल है, ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है? तरल पदार्थ भरा हुआ है। तो ये वेसिकल, वापस रिपीट कर रहा हूं, अपन ने लिखा है स्त्रावी आस्यों का निर्माण एवं स्त्रवण। तो ये कोशिका का बाहर का भाग है, जिससे एक कोशिका की सेल मेम्ब्रेन है, ये कोशिका के अंदर का साइटोप्लाज्म वाला भाग है। साइटोप्लाज्म में अपन को पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है। तो अपन ने ये भी पढ़ा है कि एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जीवात जनन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल से भी होता है। तो यहाँ पे मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाई है, इसके दूरस्थ सिरों पर क्या है? वेसिकल है। वेसिकल ने आगे चलकर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसे अपन SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम चिपके हुए नहीं है, यहाँ पे चिपके हुए इसलिए रफ ER हो गई, ये SER हो गई। तो इसके जो सिस्टर्नी है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, दूरस्थ सिरों पर वेसिकल प्रेजेंट है, जो सिक्रेटरी टाइप की है, जो खुद के अंदर एक तरल पदार्थ लेकर सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर फट जाती है, और उसके अंदर भरा हुआ जो तरल पदार्थ है उसको बाहर कोशिका के बाहर रिलीज कर देती है। तो अपन यहां क्या लिखेंगे? वेसिकल फ्यूज विथ
सेल मेम्ब्रेन and release secretion, यानी कि वेसिकल जो है वह सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ गई, फ्यूज हो गई और उसने रिलीज कर दिया सिक्रेशन, या जो पदार्थ स्त्रावित करना था उसको बाहर स्त्रावित कर दिया। ऐसे अब समझ में आ गया आपको कि कैसे फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल, कैसे स्त्रावी आशयों का निर्माण हो रहा है और वो कैसे सिक्रीशन स्त्रावित कर रहे हैं अपने पदार्थों को। तो इसमें आपको ये वाला डायग्राम भी बनाना है जो मैंने आपके सामने अच्छे से समझा दिया है। ये क्या है? वेसिकल। ठीक है, यह है क्या है? सिस्टर्नी। ऐसे तो ये था इसका सेकंड वर्क, स्त्रावी आशयों का निर्माण हुआ और लास्ट में स्त्रावण हुआ। अब बात करते हैं अपन थर्ड वर्क की। थर्ड वर्क है इसका अब्जॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड्स, absorption of compounds। थर्ड वर्क absorption of compounds। कंपाउंड्स में फेरस है, कॉपर है, ऐसे ही बहुत सारी कंपाउंड्स होते हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, अब्जॉर्प्शन का मतलब है अवशोषण से। फोर्थ वर्क की बात करें तो सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, यानी कि एंजाइम और हार्मोन्स का स्त्रावण। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके द्वारा एंजाइम्स भी रिलीज किए जाते हैं और हार्मोन्स भी रिलीज किए जाते हैं। हार्मोन्स का अगर एग्जांपल लें तो मोस्टली गोल्जी कॉम्प्लेक्स जाइमोजन नामक हार्मोन रिलीज करता है। ZYMOGEN, जाइमोजन नामक हार्मोन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये था फोर्थ वर्क। फिफ्थ वर्क की बात करें स्टोरेज एंड मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग, ऑफ प्रोटीन्स। इसका मतलब है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके द्वारा आणविक संसाधन, अणुओं का संसाधन यानी कि अवशोषित करना, जहाँ पे उनकी आवश्यकता होती है वहाँ पे उनको भेजने का काम किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मीन्स आणविक, प्रोसेसिंग मतलब संसाधन, आणविक संसाधन, और प्रोटीन्स, प्रोटीन का संग्रहण करना। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उनके द्वारा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के जो उत्पाद है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, उनको संग्रहित भी किया जाता है। क्लियर है? फिर अगला वर्क जो आपको पहले से शायद पता भी होंगे कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके द्वारा लाइसोसोम का निर्माण भी किया जाता है और एक स्पर्म के एक्रोसोम का निर्माण भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही किया जाता है। पढ़े होंगे पिछली क्लासों में आपने।
इसमें 4th नंबर के वर्क में हार्मोन्स में जाइमोजन का ध्यान रखना। 6 नंबर का वर्क है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का आपने नाम सुना होगा, जो भी कोशिका में पाए जाने वाला अंगक है, जिन्हें स्वबक्षी धाइयों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपना अंगक लाइसोसोम ही रहेगा। तो एक गोल्जी जो बॉडी है वह लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। तो ये भी इसका एक वर्क है। एक लास्ट वर्क और लेते हैं, एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम किस में बनेगा? स्पर्म में। स्पर्म मीन्स शुक्राणु। क्लियर है? एक्रोसोम जो स्पर्म में बनता है, उसके केप वाले भाग पर, जो किसके द्वारा बनेगा? एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही बनता है। तो ये मोस्ट मैंने आपको 7 वर्क्स बताए हैं, फंक्शंस बताए हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, जो बहुत ही इजी है और मैंने आपको अच्छे से समझाए भी हैं। तो इनमें से कोई से 5 नाम वर्क्स आप ध्यान रख लेना, अगर छोटा क्वेश्चन आए तो उसमें आप आसानी से लिख देना। तो ये अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय का टॉपिक आज कंप्लीट है। ठीक है, धन्यवाद।